हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस 11th एनसीईआरटी यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सेकंड, मिनरल न्यूट्रिशन। थर्ड, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोर्थ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एंड फिफ्थ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और प्लांट वाटर रिलेशनशिप। इससे पहले आप थोड़ा सा ये जान लो कि प्लांट फिजियोलॉजी मतलब जो ये 5 चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है, कभी कभी 12 से ऊपर मतलब 15 क्वेश्चंस आप यहाँ पे मान के चलो। 50 से 60 नंबर, ठीक है, अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60 मार्क्स पूरे यहाँ पे इन 5 चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th की एनसीईआरटी थोड़ी सी टफ या थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने वाली इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ पे आपको प्लांट फिजियोलॉजी भी है और ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है। ठीक है, रट्टा मारने वाली चीजें थोड़ी सी कम है 11th एनसीईआरटी में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, चाहे वो प्लांट की फिजियोलॉजी हो या फिर ह्यूमन की फिजियोलॉजी हो। क्लियर है, इसलिए 11th में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है 12th की एनसीईआरटी के कंपेरिजन में। क्लियर है, तो 60 मार्क्स की वैल्यू आपको समझ आती होगी अभी तक, अगर 1-2 बार अटेम्प्ट किया है तो भी, और अगर आपने अभी तक एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये जान के चलो कि एक मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाते हैं। अगर 1 मार्क्स कम है किसी बच्चे के सिलेक्शन के लास्ट सीट में, जितना सिलेक्शन हुआ या कट ऑफ से 1 मार्क कम है, तो आपको एमबीबीएस की सीट से वंचित रहना पड़ सकता है। ठीक है, तो 1 मार्क का मतलब आप कम से कम 10 बच्चों का आगे पीछे होना मान सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इस पैराग्राफ में जो दिया हुआ है यहाँ पे एक लाइन आपको पढ़नी है। पहली चीज ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स आपके पास हैं, आपको उन मॉड्यूल्स को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है, या मेरा कहने का मतलब है सिर्फ आपको एनसीईआरटी को ही वैल्यू देनी है। आप उनसे रीड करिए या फिर उससे इम्पोर्टेंट चीजें आप पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए। इतनी बार पढ़ो, याद होने का मतलब रटना नहीं है बैठ के, याद होने का मतलब ये है कि इसकी लाइन को ही क्वेश्चन बना के देता है, तो आपको इतनी बार पढ़ना है ये चीज कि क्वेश्चन जब यहाँ से पूछा जाए, यहाँ की लाइन उठ के आए तो आपको याद आ जाए पूरी लाइन कि अच्छा हाँ ये मैंने रीड किया है। ये तभी होगा जब आप बार बार रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ के। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो प्लांट और वाटर के बीच क्या रिलेशनशिप है, कैसा संबंध है, क्यों जरूरत है प्लांट को किसी भी चीज को। ठीक है, सीधी सी बात है, पानी डालते हैं किसमें, पौधों में। क्यों डालते हैं, क्योंकि जितने भी मिनरल न्यूट्रिशन है, फूड है या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वाटर एक मीडियम का काम करता है। क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपकी लाइन, इन अ फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंसेस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल्स न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इन सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए फ्लावरिंग प्लांट में वाटर हेल्प करता है या फिर वाटर की जरूरत होती है इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस 2 टाइप के होते हैं आपके क्या, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट है आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंसेस मूव बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कि डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज सपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आपकी लाइन दी हुई है और आपको ये याद रखना है। सेकेंड है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वेस्क्यूलर सिस्टम। लॉन्ग डिस्टेंस के द्वारा या लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बाय द वेस्क्यूलर सिस्टम। वेस्क्यूलर सिस्टम में क्या आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम एंड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकर्स or proceed through the vascular system, that is called translocation.
ठीक है। और ये आपको याद रखना है, जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जो भी सब्सटेंस जाएंगे वो बल्क में जाएंगे या फिर मास फ्लो में, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है और वो भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे पहुंचाना है, तो थोड़ी मोड़ी चीज नहीं भेजनी, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज होगी तभी उसको भेजा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी कुछ चीज कहीं है और उसको अगर हमको पहुंचाना है बहुत दूर, तो उस थोड़ी सी चीज के लिए इतनी दूरी या उतनी ट्रैवलिंग नहीं की जाएगी। क्लियर है। तो अगर बल्क में या मास फ्लो में किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाना है या वेस्कुलर सिस्टम से पहुंचाना है तो वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यही टॉपिक या यही हेडिंग आपकी दी हुई है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है या कितने टाइप से हो सकता है, ये है तुम्हारा डिस्टेंस के बेसिस पे, और यहाँ पे जो है वो ट्रांसपोर्ट के प्रकार है, टाइप्स। ओके, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लीज अच्छे से रीड कीजिएगा एक एक पैराग्राफ। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन, हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य विसरण। ठीक है, विसरण मतलब प्रसारण, फैल जाना या पसर जाना जिसको बोलते हैं। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, सामान्य विसरण। मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है, आयंस मतलब किसी के भी कोई भी पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस from region of higher concentration to region of lower concentration till equilibrium stabilized is called diffusion. diffusion क्या है? movement of ions या पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल या आयन का मूवमेंट एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या तो किसी आयन का या फिर कोई मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल कौन हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इनका मूवमेंट होगा, कैसे होगा? फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। जहां पे इनका कंसंट्रेशन हाई होगा उस जगह से लो कंसंट्रेशन तक होगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से ये कहा जाएंगे? लो कंसंट्रेशन में जाएंगे। कब तक जाएंगे? टिल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। क्लियर है कि दो, मान लो ये एक, ठीक है, यहां पे कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन में है और यहां पे लो कंसेंट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज है, मान लो कोई भी चीज, मतलब जब तुम्हारा गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस जगह से इस जगह तक आएगी कोई भी चीज। कोई भी चीज का मतलब क्यों मैं बार बार कोई भी चीज बोल रही हूँ? स्पेसिफिकली इसको बता नहीं रही हूँ कि क्या चीज है, इसका रीजन क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगी फीचर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी है, आपका गैस है मान लो, लिक्विड है मान लो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा हाई कंसेंट्रेशन, यहाँ पे कोई चीज इतनी ज्यादा है और यहाँ पे वही चीज इतनी कम है, यहाँ पे इस लेवल पे है। तो ये चीज यहाँ तक तब तक आएगी जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाएं। ठीक है, तो हाई कंसेंट्रेशन से कोई भी चीज दूसरे साइड लो कंसेंट्रेशन वाले तक आती है, तब तक आती है टिल द इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, स्टेबलाइज्ड हो जाए इक्विलिब्रियम स्टेट, तब तक आना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है, या सिंपल डिफ्यूजन बोल सकते हो आप। क्लियर है। तो इसके फीचर्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे? इट इज अ डाउन हिल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है ये। इट इज अ डाउन हिल प्रोसेस। डाउन हिल प्रोसेस क्या होता है? पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस मतलब क्या होता है? जहां पे आपको किसी भी प्रकार की एटीपी और एनर्जी की नीड नहीं होती। ठीक है, मतलब ये हाई कंसेंट्रेशन है, यहाँ से लो कंसेंट्रेशन आने के लिए या लो कंसेंट्रेशन तक आने के लिए कोई भी एनर्जी या एटीपी नहीं दिया जा रहा है। मान लो कि टंकी में, ऊपर छत में टंकी है, टंकी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, नीचे नल लगा हुआ है, और नीचे जब हम नल खोलते हैं, खैर यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली चीज फिट नहीं बैठेगी, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ एनर्जी के लिए। तो ऊपर जब क्या लगा हुआ है? टंकी है, और नीचे जब हम नल खोलते हैं तो ऊपर से नीचे आने के लिए किसी भी चीज को जरूरत नहीं होती एनर्जी की, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, जबकि टंकी और नल, मतलब टंकी और जो टैप वाला जो मैकेनिज्म है या एग्जाम्पल है, वो फिट नहीं बैठता इक्विलिब्रियम के लिए। क्लियर है। एटीपी को आप समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। इट इज अ डाउन हिल प्रोसेस, और यू कैन से पैसिव प्रोसेस। इट इज अ रैंडम काइनेटिक मोशन। इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, काइनेटिक मोशन इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्लो होता है और वाटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ड्राइविंग फोर्स, ये कई बार पूछा हुआ है, ये आपको याद रखना है कि सिंपल डिफ्यूजन में ड्राइविंग फोर्स क्या है। ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या कि इस प्रोसेस को चलाने का काम कौन करता है, स्टार्ट कौन करता है? तो इस प्रोसेस को चलाने का काम करता है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, जो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है और उस प्रेशर के थ्रू
या उस प्रेशर को की हेल्प से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है या जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन का ड्राइविंग फोर्स है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट इज नॉट डिपेंड ऑन अ लिविंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको याद रखना है कि सिंपल डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट लाइन इसी से रिलेटेड है, इट इज नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है ये क्वेश्चन बन के आई थी कहाँ पे, आपका जो असर्शन रीजन होता है वहां पे। ठीक है, तो आपको दोनों लाइन याद रखनी है कि सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट डिपेंड ऑन अ लिविंग सिस्टम, और रीजन क्या है इसका, अगर क्वेश्चन में असर्शन देता है कि सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, और इसका रीजन क्या है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। ये दोनों असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन के आ चुके हैं। नेक्स्ट लाइन आपकी याद रखनी है आपको, इट इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। नॉन सेलेक्टिव क्यों बोला जा रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन में शुरू में क्वेश्चन नहीं, स्टार्टिंग में ही आपको डेफिनेशन में ही बता दिया कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल हो सकता है, गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए, यहाँ से यहाँ आना है उसको। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे गैस ही आएगा, लिक्विड ही आएगा, सॉलिड ही आएगा, कुछ भी नहीं बोल रहा। तो नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। और ऐसा भी नहीं बोल रहा कि अगर लिक्विड है तो उस लिक्विड में प्रोटीन होना चाहिए, उस लिक्विड में लिपिड होना चाहिए या फिर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो कोई भी सिलेक्शन नहीं किया जा रहा, कोई भी चुनाव नहीं किया जा रहा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहा है, इट इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। नो एनर्जी और एटीपी रिक्वायर्ड। एटीपी और एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं आपको याद रखना, ये डाउनहिल प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, रैंडम काइनेटिक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, प्रेशर ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसका ड्राइविंग फोर्स है, नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये सेंसिटिव नहीं है इनहिबिटर्स के लिए। इट इज नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। अगर लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करता तो ये सेंसिटिव होता। इट इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। और पैसिव प्रोसेस से ही आपको ये समझ जाना, कहीं भी अगर पैसिव नाम आता है तो आपको ये समझ जाना कि यहाँ पे एटीपी या और नीड नहीं है एनर्जी की। नेक्स्ट आपको याद रखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। यहां से भी क्वेश्चन बनता है ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। जहां पे अगर कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे बार बार एग्जांपल दे रही हूँ और ये चीज यहाँ है, तो इसका कंसंट्रेशन अगर यहाँ तक बढ़ाते जाए बार बार और ऊपर अगर करें तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, अमाउंट जितना ज्यादा होगा, उतनी तेजी से ये फ्लो करेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन का रेट तब ज्यादा बढ़ जाएगा जब कंसंट्रेशन हाई होगा। तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो प्रेशर भी बढ़ेगा और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर जितनी ज्यादा परमेबल होगी उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। क्लियर सी बात है, परमेबिलिटी मतलब परमिशन ज्यादा देगी तो डिफ्यूजन उतनी आसानी से और अच्छे से होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है कब, जब परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ज्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पूछा गया है टेम्परेचर के लिए, आपको ध्यान से याद रखना है। ये टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो जो भी मैटर है उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, हिंदी में गतिज ऊर्जा, गति या मोशन बढ़ रहा है, और जब मोशन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी से पूछता तो भी याद रखना है आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन, और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है आपका प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, हाई कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब उतनी तेजी से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगेगा। तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी होगा। नेक्स्ट है या लास्ट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है वो ग्राम्स का डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आप फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ चुके हैं। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन का रेट उतना ही कम होगा। वो भी क्या फॉर्मूला है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी के या फिर आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ डी, मतलब डेंसिटी के। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। और दो अलग अलग
ऑर्डर्स दिए हुए हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का रेट सबसे कम होता है सॉलिड में, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है लिक्विड में और गैस में। ठीक है, कोई भी चीज फैलती क्या कब है, जब गैसेज स्टेज में होती है, बहुत आसानी से फैलती है। लिक्विड स्टेज में थोड़ी सी कम, और सॉलिड उससे भी कम फैलने का या फिर डिफ्यूजन का काम करती है। सेकेंड ऑर्डर जो आपका यहाँ पे दिया है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी सबसे कम होती है गैस में, सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। ठीक है, तो सबसे कम होती है गैस में, उससे थोड़ी सी ज्यादा लिक्विड में, और उससे थोड़ी सी ज्यादा सॉलिड में। यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मीन्स में डिफ्यूजन, ये टॉपिक इस पैराग्राफ में जितनी भी चीजें दी हुई है मैंने कोशिश की है आपको इन 3 पेजेस में समझाने की। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी भी प्रकार से कोई हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SRB साइंस को।